बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है घातांक और घात, जिसे इंग्लिश में एक्सपोनेंट एंड पावर्स कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं टॉपिक घातांक और घात को। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी संख्या के अगर हम गुणनखंड करते हैं, कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। फॉर एग्जाम्पल हम एक संख्या ले लेते हैं 81। 81 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 27 या 81, फिर 27 को 3 से करेंगे, 9 या 27, फिर 3 या 9, 3 एकम 3। इस प्रकार से ये कौन है? 81 के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। कौन कौन हो जाते हैं? 3 3 3 3, ये वाले 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। और इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मान लो हमारे पास में 8 नाम की संख्या है। अगर इस 8 के भी हम क्या करें? अभाज्य गुणनखंड करना चाहें तो 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 के गुणनखंड कितने हुए? 2 2 2। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास में एक संख्या है 125। कौन है? 125 नाम की एक संख्या। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 5 से इसको डिवाइड करें, 25 पे चला जाएगा, फिर 5 से करें तो फिर 5 पे चला जाएगा, फिर 5 एकम 5। इस प्रकार से 125 के अभाज्य गुणनखंड कौन हो जाते हैं? 5 गुणा में 5 गुणा में 5। बच्चों, यही जो अभाज्य गुणनखंड हमने बनाए हैं 81 के, कौन कौन से बने हैं? 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अगर इनको हम इतनी लंबी संख्या मैंने लिख के कि ये 3 संख्या है, कितनी बार आई हुई है? 4 बार आई हुई है। इस 3 संख्या को 4 बार आई हुई है, तो इस 3 की जो इसके ऊपर एक पावर लगा दें, कितनी बार आई हुई है? 4 बार। और इसी प्रकार से जो 8 है, 8 के अभाज्य गुणनखंड बनाए तो 2 2 2 आए हुए हैं। तो 2 कितने बार आए हैं? 3 बार आए हुए हैं। तो इन्हें इस तरह से न लिख के, अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 कितनी बार आया? 3 बार, तो इसकी पावर ऊपर हम 3 बना दें। और इसी प्रकार से 125 के जो गुणनखंड आए हैं 5 गुणा में 5 गुणा में 5, तो इसको भी हम इस तरह से लिख दें। 5 जो संख्या है ये कितनी बार आई है? 3 बार आई है। तो 3 बार गुणा हुई है, तो ऊपर इसकी पावर लगा दे 3। किसी भी संख्या को इस रूप में लिखना, जैसे 81 को इस रूप में लिख दिया हमने, और 8 को इस रूप में लिख दिया, 125 को हमने इस रूप में लिख दिया। इस रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? उस संख्या का घातांकीय रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? घातांकीय रूप कहलाता है उस संख्या का, ठीक है। और इस संख्या के 81 का जो घातांकीय रूप है 3 की शक्ति 4, इसमें यहां पर जो 3 जो शब्द नीचे दिया हुआ है जो संख्या, इसे इस संख्या का आधार बोलते हैं। आधार या बेस बोलते हैं। और इसकी जो ये पावर दी हुई है, इसकी जो शक्ति दी हुई है, इसे इस आधार, कौन सा आधार? 3 नामक जो संख्या है जिसे आधार बोल रहे हैं, इस आधार की शक्ति, पावर, एक्सपोनेंट या घात कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 8 को अगर घातांक के रूप में लिखते हैं तो 2 की पावर 3 या 2 की शक्ति 3 या 2 की घात 3 बोलते हैं। और इसी प्रकार से 125 को अगर घातांक के रूप में लिखते हैं तो 5 की शक्ति 3, या ये कहिए 5 की पावर 3, या कहिए 5 की घात 3 कहते हैं, ठीक है बच्चों।
तो संख्याओं का घातांकीय रूप में लिखना होता है तो इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। जो शक्ति होती है, जिस भी संख्या के ऊपर से जो पावर या शक्ति चढ़ा रखी है, हमने लिख रखी है, वो उसकी क्या कहलाती है? घात कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर देखें एक संख्या लिखी हुई है 3 की शक्ति 4, तो यहां पर 3 की पावर कितनी है ये पूछा जाए, या 3 का घात कितना है ये पूछा जाए। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे? 3 की घात कितनी है? 4 है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से संख्याओं को उनके घातांकीय रूप में लिखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है? संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? आपको उनके अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से कोई भी संख्या है, अगर उसको हम घातांकीय रूप में लिखेंगे तो उसके हम पहले क्या बनाएंगे? अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, फिर उसको पावर के रूप में लिख देंगे। जिस प्रकार से संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, चाहे संख्या प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है या कहिए कोई प्रीमेय संख्या। ठीक है, हम इन्हीं के बारे में बात करने हैं अभी। अगर कोई भी संख्या प्राकृत संख्या हो या आपके पास में पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, प्रीमेय संख्या हो, अगर उनकी हमें गुणा करनी हो, आपस में उनको भाग करने हैं, गुणा और भाग करने के लिए जो नियम हमने सीखे हुए हैं, उन्हीं नियमों के आधार पे अगर गुणा करते समय, भाग करते समय हमें ये कहा जाता है इनके घातांकीय रूप में लिखिए। तो कैसे करते हैं इस घातांकीय रूप को? इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर हमें कह दिया जाता है 81 गुणा में 25 दिया हुआ, ये एक एग्जाम्पल दिया। इनकी गुणा करिए और जो गुणनफल आता है उसको किस में लिखिए? घातांकीय रूप में। हम क्या लिखेंगे? पहले 81 को घातांकीय रूप में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3 की शक्ति 4, फिर 25 का घातांकीय रूप लिखेंगे। 25 का घातांकीय रूप कैसे होगा? 25 के गुणनखंड बनाएंगे, 5 25 हो गया, 5 एकम 5। इस प्रकार से 25 का घातांकीय रूप कौन हो गया? 5 की 2। तो हम क्या लिख देंगे? इस 25 का घातांकीय रूप 5 की 2 लिख देंगे। तो इन दोनों का जो गुणनफल बनने वाला है उसको अगर हम घातांकीय रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे। घातांक और घात नाम के इस टॉपिक के अंदर घातों के गुणनफल और भागफल करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। आइए देखते हैं वो नियम कौन कौन से हैं। घातांकों के नियम। घातांकों के नियम। बच्चों, नियम नंबर 1, a की शक्ति m गुणा में a की शक्ति n, अगर इसकी गुणा करते हैं तो क्या बनता है? इन दोनों की गुणा करते हैं तो a की शक्ति m जमा में
n। यहां पर इस नियम के अंदर क्या दिया हुआ है, a कौन है, एक आधार है। पहले इस a आधार की शक्ति m दी हुई है, बाद में a आधार की शक्ति n दी हुई है। तो गुणा करते समय इस नियम के अनुसार हमें क्या देखना, अगर आधार एक जैसे हों, यहां भी आधार a है और यहां भी a है, जब भी आधार एक जैसे हों तो गुणा कर रहे हैं हम, तो शक्तियां हमेशा जुड़ जाती है। या दूसरे शब्दों में कहिए, जब आधार समान हों, एक जैसे हों और हम गुणा अप्लाई कर रहे हैं, उस समय उनकी जो शक्तियां हैं वह आपस में जुड़ जाती हैं। नियम नंबर 2 देखिए बच्चों। इसी प्रकार से एक संख्या है a और उसका आधार दिया हुआ है m, उसको भाग कर रहे हैं, ठीक है, संख्या दूसरी संख्या से, और जिसकी शक्ति या दूसरी संख्या से जिसकी शक्ति दी हुई है n या जिसकी घात दी हुई है n। तो हमें क्या देखना है इस नियम के अनुसार, जब भी दो संख्याएं हैं, या ये कहिए कि जब आधार एक जैसे हों, a इधर भी आधार है, इधर भी है, m और n यहाँ पर इसकी पावर या घात है इनकी, तो जब आधार एक जैसे हों और भाग कर रहे हों तो शक्तियां हमेशा घट जाती हैं। पहले वाली संख्या के शक्ति में से, घात में से दूसरी वाली संख्या की घात घट जाती है। ये बनता है बच्चों दूसरा नियम। अब तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम ये है, किसी संख्या की शक्ति दी हुई है, जैसे a की शक्ति m दी हुई है और इस शक्ति के ऊपर फिर शक्ति दी हुई है n दी हुई है। दूसरे शब्दों में ये कहिए, कोई संख्या है, उसकी पावर दी हुई है या घात दी हुई है m, और उस घात के ऊपर फिर घात है। ऐसी स्थिति में अगर हम उसका सॉल्यूशन करें, उसको हल करें, तो क्या होगा, जब पावर के ऊपर पावर दी हो, घात के ऊपर घात दी हो, तो घात आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है, यह है तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है बच्चों? चौथे नियम के अनुसार दो संख्याएं दी हुई हैं, या कहिए घाताकीय रूप में दी हुई हैं, और जो घाताकीय रूप हैं दोनों संख्याओं के, उनके आधार अलग अलग हों। ठीक है, उनके आधार अलग अलग होते हैं और हम भाग कर रहे हो, तो किस प्रकार से करेंगे? पहला दिया हुआ है a की शक्ति m, ठीक है, दूसरा दिया हुआ है b की शक्ति m। यहां पर देखने पर हमें क्या साफ नजर आता है, दो संख्याएं हैं, दोनों में पहले वाली संख्या का आधार a है, दूसरी का b है, यानी आधार अलग अलग, लेकिन इनकी घात एक जैसी है। बच्चों, हम घात शब्द यूज करें, पावर यूज करें, शक्ति यूज करें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस स्थिति में अगर है कोई भी संख्या आती है, तब ये रूल किस प्रकार से लागू होगा? आधार अलग अलग हों और भाग करने की बात आती है, ठीक है, लेकिन शक्तियां समान हों, तो हम क्या कर देंगे, जिस तरह से भाग की बात होती है, जैसे 2 भाग में 5 दिया होता है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2/5। ठीक है, इसी प्रकार से a भाग में b, इन दोनों आधारों को देखो, a को b से भाग कर देंगे, a/5 कर देंगे, लेकिन दोनों की शक्तियां समान हैं, तो ये कॉमन शक्ति बना दी जाएगी, कॉमन घात बना दी जाएगी दोनों की। ठीक है बच्चों, अगला नियम हम लेते हैं बच्चों, अगर कोई दो संख्या दी हुई है घातांकीय रूप में, पहले की पावर m है और गुणा किया हुआ है दूसरी संख्या है, उसकी भी पावर m है,
तब ये किस प्रकार से सोल्व होगा, ये नियम कैसे लागू होगा। बच्चों यहाँ आप देख रहे होगे पहली संख्या जो घातांक के रूप में दिया है उसका आधार a है, दूसरी संख्या है जो उसके घातांक के रूप दिया हुआ है उसका आधार b है। दोनों के आधार अलग अलग हैं, लेकिन गुना करने की बात आ रही है तो सीधी गुना कौन हो जाएगी, a b हो जाएगी। लेकिन इन दोनों की घात देखते हैं, एक से कॉमन घात है तो इनकी गुना करके इनके ऊपर कॉमन पावर लग जाएगी बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से ये नियम लागू होता है। ठीक है बच्चों, एक नियम और है, जब कोई संख्या दी हुई होती है और उसकी पावर किस में है, नेगेटिव पावर, मान लो a की शक्ति -m दी हुई है, तो जब भी हम घातांक घात और घातों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले उसके हम पॉजिटिव पावर्स, उसको हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे, पॉजिटिव पावर में। यहाँ पर a की शक्ति माइनस है तो इसको हम पहले किस में बदलेंगे, इसकी पॉजिटिव पावर, यानी a को हम इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की शक्ति -m बटे में 1 लिख सकते हैं। इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी 1 बटे में जो आधार a दिया वो नीचे चला जाएगा और इसकी शक्ति कौन हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार से अगले नियम को इसका बिल्कुल रिवर्स हम की फॉर्म देखें, जैसे 1 बटा में a की शक्ति -m दिया हुआ है और घातांकीय रूप में इसका सॉल्यूशन करने की बात कही जाती है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले a की जो पावर है उसको धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक पावर बनाने के लिए सीधी सी बात है, अगर ऊपर संख्या दी है तो नीचे आ जाएगी, नीचे दी है तो ऊपर चली जाएगी, यहां पर बटे के नीचे है ये ऊपर चली जाएगी और इसका रूप कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये 1 बटे में आ जाएगा। ठीक है, कुछ तो नियम थे ये इनसे संबंधित घातांकों के जो नियम थे गुणा और भाग से संबंधित। ठीक है बच्चों, कई बार ये आता है कोई आधार दिया होता है और उसकी पावर होती है 0, तो वो किसके बराबर होगा, कोई भी संख्या है उसका आधार 0 होती है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पे आपके पास दिया हुआ है 288 की पावर 0, ये भी 1 के बराबर होता है। तो कोई भी किसी भी फॉर्म में हो, संख्या कितनी भी दी हुई हो, 1 की पावर 0 दे रखी है तो भी 1 है, x की पावर 0 दे रखी है तो भी 1 है, वो 1 के बराबर ही माना जाएगा। ठीक है, और कहीं भी ये लिखा हो 1 की शक्ति 0, तो इस नियम के अनुसार ही 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, और इस नियम में तो हमें एक नियम और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 की शक्ति 0 हो, 1 की शक्ति 1 हो, यानी 1 की घात 0 हो, 1 की घात 1 हो, 1 की घात 2 हो, 1 की घात 3 हो, 1 की घात 4 हो, इनको 1 के बराबर ही लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी गुणा करोगे 1 की 1 से गुणा करोगे 1 ही आना है, 1 को 3 बार गुणा करोगे 1 ही आना है, इसी प्रकार से ये भी आगा 1 ही आता है। 1 की पावर, संख्या 1 की पावर कितनी भी दी हो, संख्या 1 की घात कितनी भी क्यों ना दी हो, वो हमेशा 1 के बराबर ही होती है। ठीक है बच्चों, एक कई बार एक स्टेज आती है बच्चे के साथ में गुणा करते समय, उसका घातांकीय रूप दिया होता है और उसको गुणा करने के लिए कहा जाता है, तो वो किस तरह से करें। चलो पहले ऐसे करते हैं, हमें ये दिया हुआ है -2 गुणा में -2 गुणा में -2, एक संख्या तो ये दी हुई है और एक संख्या ये दी हुई है
-2 गुणा में -2 गुणा में -2 गुणा में -2। ठीक है बच्चों, इस फॉर्म में दिया हुआ है एक, और एक दिया हुआ है इस फॉर्म। ठीक है, इसको हम देखने से जब घातांकीय रूप में लिखते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बेस कौन है, आधार कौन है, -2 है, और घात कितनी हो जाएगी, ये 3 बार गुना हो रही है तो हम कह देंगे इसको 3 बोलते हैं। इसको देखने से क्या लगता है, यहाँ पर आधार कितना है, -2 है, और कितने बार गुना हो रहा है, 4 बार। इसको हम लिख देंगे ऐसे। लेकिन आपसे क्वेश्चन करता है कि ये जो घातांकीय रूप है इसको सोल्व करो, संख्या के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखिए, संख्या के रूप में। तो आप कैसे करेंगे, आपको सिर्फ यही देखना है कि जो आधार दिया हुआ है अंदर वो ऋणात्मक है, तो एक स्थिति ध्यान रखनी है, यहां भी ऋणात्मक आधार है, यहां भी ऋणात्मक आधार है, यानी नेगेटिव आधार है। तब उसकी पावर्स को देखना है, पावर यानी घात है, ये कैसी है, सम संख्या में है या विषम में, हम कहते हैं ये विषम संख्या में है। ठीक है, और नीचे वाले में किस में है, सम संख्या में। नेगेटिव आधार वाली कोई संख्या है, अगर उसकी पावर विषम संख्या में है तो जो भी गुणा करने पे संख्या आएगी वो विषम संख्या ही होगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसको कहेंगे -8 हो गया। नेगेटिव आधार की संख्या है और उसकी पावर कौन है, सम संख्या में है, सम संख्या में है, तो उसकी गुणा करोगे तो जो संख्या आएगी वो धनात्मक होगी। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये बन जाएगा। वैसे भी बच्चों गुणा के जो नियम्स हैं हमने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, जब एक जैसे चिन्ह की संख्याएं हैं आपस में गुणा होती हैं तब जो संख्या नहीं बनेगी, एक जैसे चिन्ह वाली हमेशा धनात्मक बनेगी, और अलग अलग चिन्ह वाली होती है वो ऋणात्मक होती है। यहाँ पर इसी से इसकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, एक जैसे चिन्ह है तो प्लस का 4 हो गया, इस प्लस को इस 2 के साथ करते हैं, अलग अलग चिन्ह हैं, 4 दूनी 8, ये नियम फॉलो हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से इन दोनों की गुणा करते हैं, एक जैसे चिन्ह है, 2 दूनी 4, इन दोनों की गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, दोनों एक जैसे चिन्ह के, फिर आगे 4 चौके 16 हो जाते हैं, ये नियम। आओ बच्चों, अब हम इन घातांकों के जो नियम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के जो नियम हैं इनको कुछ एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। पहला नियम हमने बताया था, a की घात m गुणा में a की घात n। ठीक है, और किसके बराबर हुआ बताया था, a की घात कौन होगी, m जमा में n। ये नियम हमने आप लोगों को बताया। इस नियम में ही हमने क्या कहा था कि जब आधार बराबर हो तो गुणा करते समय शक्तियां जुड़ जाते हैं। इसको किस तरह से 1-2 एग्जाम्पल द्वारा हम क्लियर करते हैं। मान लो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 की घात 5 गुणा में 2 की घात 3। यहाँ क्या देख रहे हैं, गुणा कर रहे हैं और आधार बराबर हैं। जब गुणा करते समय आधार बराबर हों तो शक्तियाँ क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार बराबर हों तो शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। शक्ति कौन है, पावर कौन है, 5 जमा में 3 हो जाएंगी। क्लियर है, ये कौन हो जाएंगी, 5 जमा में 3 हो जाएंगी, या दूसरे शब्दों में ये कहिए 5 के 3 का जोड़ कौन हो जाएगा, 5 की शक्ति 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो हमारे पास एक संख्या है ये,
-3 की घात दी हुई है 5 और गुणा में -3 की घात दी हुई है 2। यहाँ पर आधार कौन है? -3 है। गुणा कर रहे हैं, आधार एक जैसे हैं इसलिए आधार लिया, तो गुणा करते समय आधार जुड़ जाते हैं, 5 जमा में 2 हो जाएगा। और ये कौन हो जाएगा? 3 की घात 5 और 2 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक संख्या और लेते हैं जो कि परिमेय संख्या के रूप में हो। 1/2 की शक्ति 3 दी हुई है और गुणा में 1/2 की शक्ति 5 दी हुई है। ठीक है, इसको अगर हम हल करें तो क्या पाएंगे? यहाँ भी समान आधार हैं, समान आधार हों और गुणा कर रहे हों तो शक्तियाँ जुड़ जाएंगी, 3 जमा में 5, और इसको लिख देंगे 1/2 की घात या शक्ति 3 और 5 का जोड़ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नियम नंबर अगला लेते हैं। कुछ देर पहले हमने बताया था, दूसरा नियम क्या बताया था? दूसरा नियम ये बताया था a की घात m भाग में a की घात n। इस नियम में क्या नजर आ रहा था? जब आधार एक जैसे हों और भाग कर रहे हों तो शक्तियां घट जाती हैं। पहले वाले आधार की जो शक्ति है, जो घात है, उसमें से दूसरे वाले आधार की शक्ति घट जाती है, ये नियम कहता है। इस को एग्जाम्पल द्वारा क्लियर करते हैं। मान लो यही एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2 की शक्ति 5 भाग में 2 की शक्ति 3। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यहां देख रहे हैं आधार एक जैसे हैं तो आधार यही लीजिए, लेकिन भाग कर रहे हैं तो पहले वाले आधार की जो शक्ति है, पहले वाली जो संख्या है उसकी जो शक्ति है उसमें से दूसरे वाले की शक्ति माइनस हो जाएगी और कौन बन जाएगा? 5 की शक्ति 2 की शक्ति 3, या कहिए 2 की घात 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीसरा उदाहरण लेते हैं। a की पावर m और फिर उसके ऊपर पावर दी हुई है। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे? नियम ये कहता था जब कोई भी संख्या है घाता के रूप में लिखी हुई है और उसकी घात के ऊपर घात दी हुई है तो घात आपस में कौन हो जाती हैं? गुणा हो जाएंगी, m और n की गुणा हो जाएगी, ये बन जाएगा mn। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो जी 7 की शक्ति दी हुई है 3 और इसके ऊपर एक शक्ति और दी हुई है ये, तो क्या होगा? ये पावर्स हैं, आपस में गुणा हो जाएंगे, 3 दूनी 6, इस रूप में इसको लिखा जाएगा। इस तरह से आप चाहे पूर्ण संख्या लें यहाँ पर, या चाहे पूर्णांक लें या परिमेय संख्या लें, कोई भी संख्या लें, सभी में यही नियम लागू होगा। चौथे नियम का एग्जाम्पल लेते हैं। चौथा नियम हमने बताया था a की शक्ति m भाग में b की शक्ति m, और इसमें हमने ये कहा था कि जब भी आधार अलग अलग हों, भाग कर रहे हों, लेकिन शक्तियां समान हों, तो वो भाग के रूप में इस तरह से लिख दी जाएंगी और उनकी पावर्स या घात कौन हो जाएगी? कॉमन लिख दी जाएगी। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, 7 की पावर 3 भाग में 5 की पावर 3, ये दिया हुआ। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो आधार है 7 है, यहाँ पे 5 है, अलग अलग आधार हैं, तो पहले तो इन्हें भाग के रूप में लिखिए, इस तरह से लिखिए। लेकिन इनकी जो पावर्स दी हुई हैं, इन दोनों की जो पावर्स दी हुई हैं वो कौन है? एक जैसी हैं। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो समान पावर्स हैं, तो वो कॉमन पावर्स यहाँ इनकी लिख दी जाएगी।
ठीक है। और नियम नंबर 5 बच्चों आप लोगों को बताया था, a की घात m गुणा में b की घात n। यहाँ पर क्या कहता है, दो अलग अलग आधार वाली संख्याएं हैं, ठीक है, दोनों के आधार अलग हैं और पावर उनकी कौन है, सेम है। तो पहले तो ये आधार आपस में गुना हो जाएंगे और उनकी कॉमन पावर लिख दी जाएगी m। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 7 की शक्ति 3 गुणा में 5 की शक्ति 3। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पावर समान है ना इनकी और आधार चाहे अलग अलग हैं, तो इस नियम के अनुसार ये दोनों संख्याएं आपस में गुना हो जाएंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगी और इनकी पावर कौन हो जाएगी, कॉमन, यही बन जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा। अगला नियम जो नंबर 6 मैंने आप लोगों को बताया था, a की पावर m किस में, m माइनस में हो, तो पहले इसको किस में बदलना है, धनात्मक में बदलने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो ये किस तरह से लिख दिया जाएगा, इस रूप में लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखा हुआ 7 की शक्ति -2 दिया हुआ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 7 की शक्ति -2 दिया हुआ। सात की शक्ति -2 दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ उसको उल्टा करके लिख दो और पावर कौन हो जाएगी, इसकी प्लस में हो जाएगी। इसी प्रकार से इसी नियम से मिलता जुलता ये नियम है, हमने ये बताया था 1 बटे में a की पावर m, तो हमने कहा था इसको उल्टा कर दो और इसकी पावर कौन हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। इसी सवाल को फिर ले लेते हैं, यहाँ पे 1 बटे में 7 की शक्ति -2 ले लेते हैं, तो इस संख्या को ऊपर ले जाओ, 7 को हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और 7 की शक्ति कौन हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। इस प्रकार से घातांक और घातांकों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं, उनको सोल्व करने के लिए हमें इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। जब तक बच्चों आप लोग ये नियम क्लियरली अपने हाथ से एक बार कागज़ के ऊपर लिख के नहीं देखेंगे, इनको सोल्व नहीं करके देखेंगे, ठीक है, तो घातांक और घातों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।